जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? चलिए आज हम लोग अब देखिए जितने भी 100 टाइप के क्वेश्चन थे मैंने पिछले कंटेंट्स में सारा डिस्कस कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने पिछला कंटेंट्स नहीं देखा है तो आप लोग पिछले कंटेंट्स को जाकर देख लें। पार्ट 5, 4, 3, ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग आज से ठीक है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस ये जो है हम लोगों का, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज मैंने ये पहला ठीक है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है इसका मैंने पहला क्वेश्चन कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें, है ना स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड में ये 2020 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चंस। तो मे भी हो सकता है 2022 में यदि देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से आज जान लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कार्ल मार्क्स है, ठीक ना, इनके अपने जीवन में क्या क्या काम किया, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत अपने जीवन में प्रतिपादित किया है, ठीक है, अपने जीवन को किस तरीके से इसने, ठीक ना, समाज सेवा में लगाया और कुछ नियमों और कुछ सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया है, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो चलिए हम लोग बारीकी से इसको जान लेते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो मैं यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं बेटर तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा ठीक है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कार्ल मार्क्स की क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, हाईलाइट नहीं करते हैं, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर जो हमारे बुक्स दिए हुए हैं, हमारे जो टॉपिक्स थे, ठीक है, उसमें से मैंने ये लिया है। मैंने बताया था आप लोगों को कि टॉपिक्स के बारे में मैं भी डिस्कस करते जाऊँगा। तो आज हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने वो क्या सिद्धांत दिए थे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों ने पिछला कंटेंट्स नहीं देखा है तो उसको देखते जाइएगा, तब जाके ये सारे जो क्वेश्चन से पकड़ में आता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक। मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो भी क्वेश्चंस, जो भी कंटेंट्स उपलब्ध कराया जा रहा है उसको आप लोग बारीकी से अगर ध्यान से देखते जाइएगा, बारीकी से समझते जाइएगा, तब जाके कंटेंट्स देखने का फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। चलिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, डिस्कशन कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स के जन्म, ठीक है, मैं पहले यहाँ से पढ़ देता हूँ, उसके बाद ठीक है मैं डिस्कस करूँगा सारे जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करता जाऊँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स का जन्म, ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में 5 मई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं अच्छा चलिए एक बार मैं पूरी क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर से समझाना शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ईस्वी को हुआ था जिनके पिता हेनरिक मार्क्स पेशे से एक विख्यात वकील थे। मार्क्स की पढ़ाई बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में पूरी हुई, जहां उन्होंने विधि एवं अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन किया तथा रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं हेगेल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। देखिए स्टूडेंट्स, मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से सन 1843 ईस्वी में शादी की तथा विवाह के बाद सन 1844 ईस्वी में पेरिस चले गए। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई एवं उनके विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं दुर्दशाओं को दूर करने के लिए चिंतन करने लगे तथा इस तरह सन 1848 ईस्वी में एंगेल्स एवं
मार्क्स ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसी तरह मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट करते हुए सन 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक है, ये डिफिनीशन मैंने लिखा, ये मतलब 100 टाइप करके मैंने, ठीक ना, ये सटीक आंसर बनाने की कोशिश की है। यदि आप लोगों को लगता है कि ये जो आंसर बनाया गया है, ठीक है, यदि कुछ कमी लग रहा है तो आप लोग बुक देखकर या कंटेंट्स जो भी है देखकर उसमें से आप लोग जोड़ सकते हैं ना। चलिए हम लोग समझ लेते हैं अब इसको बारीकी से। देखिए स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स जो थे, ठीक है, उनका जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में, ये आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इसलिए मैं पॉइंट करते जा रहा हूँ। आप लोग इसे ऑब्जेक्टिव बनाकर, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। तो जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर, यहाँ पर आप देखिए टियर नगर में हुआ था स्टूडेंट्स। टियर नगर में एक यहूदी परिवार, उनका परिवार यहूदी था, लेकिन देखिए यहूदी तो पहले था, लेकिन बाद में, ठीक है, इनका परिवार ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है, ये एक मुख्य बात है इसमें। तो परिवार में 5 मई, कितने स्टूडेंट्स, 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। जैसे पूछ देगा कि किस परिवार से बिलोंग करते थे कार्ल मार्क्स, या कार्ल मार्क्स किस नगर में इनका जन्म हुआ था, या किस सन में इनका जन्म हुआ था। तो ये बहुत पॉइंट करने वाली बात है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ईस्वी को हुआ था जिनके पिता हेनरिक, इनके पिता का नाम हेनरिक था, ठीक है, ये पेशे से एक विख्यात वकील थे। इन्होंने अपने तर्कों से, ठीक है, जो भी उस समय के जो कोर्ट होते थे स्टूडेंट्स, ठीक ना, उसमें इन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए थे जिनका लोहा वहाँ के जो सांसद था उनको भी मानना पड़ा था। तो ये एक वकील थे, ठीक है, और कई बड़े ऐसे ऐसे केसों को इन्होंने सॉल्व कराया था, जिसको, ठीक ना, संसद जो था वहाँ की, जो उस समय की सरकार जो थी, वो इनके विचारों को, ठीक ना, बहुत मानती थी। तो मार्क्स पेशे से एक वकील था, ठीक ना। और देखिए मार्क्स की पढ़ाई, देखिए मार्क्स की पढ़ाई बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ था। देखिए बोन विश्वविद्यालय में, ठीक है, इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया था, और वहाँ पर इन्होंने, ठीक है, विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर मैं पॉइंट कर देता हूँ स्टूडेंट, विधि मतलब वही, ठीक है, वकालत की पढ़ाई की थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए थे। यहीं पर उनका अंतिम जो बर्लिन विश्वविद्यालय था, यहाँ पर उन्होंने अपनी जीवन की पूरी पढ़ाई की थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। इसलिए जो मार्क्स थे, इनको यह पता था कि किस तरीके से, ठीक ना, समाज में अर्थव्यवस्था और जो समाज के बीच में, ठीक ना, डिफेंस है, जो खाई है, ठीक है, कितना गहरा है। इसलिए हमेशा चिंतन और मनन में लगे रहते थे। तो इन्होंने यहाँ पर बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी अंतिम पढ़ाई अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। इसी दौरान देखिए जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इस समय ये सबसे ज़्यादा, ठीक ना, रूसो, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है और हेगेल, ठीक है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और हेगेल, ये उस समय के प्रख्यात, ठीक है, समाज सुधारक थे, ठीक है, एक विचारक थे, समाज के बारे में हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते थे, ठीक है। अपने लेखों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने समाज में बहुत बड़ा काम किया। रूसो आप लोग जानते हैं एक दार्शनिक था, ठीक है, देश में जो भी अव्यवस्थाएं थी उस पर ये कड़ा प्रहार किया अपने लेखों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। मॉन्टेस्क्यू ये समाज सुधारक, ठीक ना, की श्रेणी में ये अग्रणी है। ये जो मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने अपने लेख के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को एक बहुत बड़े, ठीक ना, आयाम को अंजाम देने में मदद किया। लोगों को यह बात समझाया कि किस तरीके से स्वतंत्रता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हेगेल भी, हेगेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है।
मैं सभी कुछ कुछ मतलब आगे के टॉपिक्स जो है उसमें मैं डिटेल से इन लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हेगेल भी समाज सुधारक थे, उन्होंने भी अपने रचनाओं के माध्यम से अपने पत्रकारिता के माध्यम से समाज में स्वतंत्रता के महत्व को बताया और जारशाही के विरुद्ध, ठीक है, जारशाही जो था उस समय, ठीक है, उसके विरुद्ध इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, लोगों को समझाया था कि आप लोग किस तरीके से उसके, ठीक है, चंगुल में फंसते जा रहे हैं, उसके विचारों से, जो जार के विचार थे, उसके अमानवीय क्रियाकलापों से आप लोग किस तरह से दबे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये विचारों से अधिक प्रभावित थे, इनके जो विचार थे इनसे, ठीक ना, जो मार्क्स थे, ठीक है, जो मार्क्स थे ये क्या थे, बहुत प्रभावित थे, ठीक है, और समाज के बारे में कहीं ना कहीं हमेशा सोचते रहते थे। अब देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मैं यहाँ आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, जेनी, ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इनके पत्नी का नाम था। इन्होंने 1843 ईस्वी, ठीक है, 1843 ईस्वी में इन्होंने जेनी से, जो इनके बचपन का एकदम शुरू से लेकर, ठीक ना, इनके बचपन से लेकर, ठीक ना, इन्होंने इनके पूरे जीवन तक साथ दिया था, इसलिए इन्होंने इन्हीं से शादी कर लिया था, शादी किया था, ठीक ना, सन 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में ये कहाँ चले गए, पेरिस चले गए, ठीक है। पेरिस जाने के बाद वहाँ उन्होंने, ठीक ना, वहाँ उनकी मुलाकात, देखिए पेरिस में गए जब वहाँ पर, ठीक है, तो फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, ये बहुत बड़े विचारक थे स्टूडेंट्स, मैं बता दे रहा हूँ, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, उस समय पेरिस में इन्हीं का, ठीक है, इन्हीं के विचारों से, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से समाज को एक नया आयाम मिल रहा था, जगह जगह में लोगों के विचार और भावनाएं जो बदल रहे थे, ठीक ना, जो जारशाही थी उस वक्त, उसके विरोध में, ठीक ना, उनके अंदर एक क्रांतिकारी विचारधारा डालने का काम यही इन्होंने ही किया था, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। अब जब ये पेरिस आए कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, सबसे ज़्यादा प्रभावित इन्हीं के विचारों से हुए, और इसलिए मार्क्स भी अब क्या करने लगे, श्रमिक वर्ग थे, देखिए गहन अध्ययन तो इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में कर लिया था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने बहुत बड़ी मतलब शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है, उसके बारे में जाना था, ऊंच नीच के बारे में जानते थे, लेकिन इनके विचारों से जब इन्होंने, देखिए समाज में ऊंच नीच का, ठीक ना, जो खाई पैदा हुआ था, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था के कारण हुआ था, मैं आगे समझाऊंगा स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था के कारण हुआ था, इसीलिए ये जो थे फ्रेडरिक जो थे, ठीक ना, अपने विचारों से लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया था, और जब ये कार्ल मार्क्स ने उनके विचारों को सुना, ठीक है, ऊंच नीच के जब अंतर को समझा, तो वो बहुत प्रभावित हुए कार्ल मार्क्स, और वो भी, ठीक ना, एंगल्स की तरह श्रमिक वर्ग के कष्टों और दुर्दशाओं को दूर करने के लिए चिंतन मनन करने लगे कि किस तरह से किया जाए कि ये जो गरीब वर्ग है, ठीक है, ये श्रमिक वर्ग है, इनके बीच की जो खाई है, ठीक है, ये दूर हो जाए। स्टूडेंट्स आगे मैं और डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, यदि आप लोग सुनिएगा, ठीक है, बढ़िया से, और कंटेंट्स को देखते जाइएगा, तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब ये क्या हुए, ये भी क्या हुए, उनकी दुर्दशाएं, जो भी श्रमिक वर्ग थे, ठीक है, जो काम काज करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, मैंने बताया था पिछले कंटेंट्स में स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो ऊंच नीच की जो खाई थी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, ठीक है, औद्योगिकरण के कारण ये उत्पन्न हुई थी। तो इन सभी के कष्टों और दुर्दशाओं को दूर करने के लिए वो लगातार, ठीक ना, चिंतन मंथन करने लगे, और देखिए सन 1848 ईस्वी, ठीक है, सन 1848 ईस्वी में एंगल्स एवं कार्ल मार्क्स ने मिलकर साम्यवादी सरकार, ठीक है, यहाँ पर देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक ना, या देखिए इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक ना, प्रकाशित किया। मतलब इसमें जो भी गरीब थे, जो भी व्यक्ति थे, ठीक ना, जो मजदूरी करते थे या गरीब तबके के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उनको इन्होंने, ठीक ना, ऊंच और नीच का भेदभाव समझाया जो समाज में उस समय व्याप्त था, ठीक है, अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न उस ऊंच नीच की खाई को इसने अपने,
ठीक ना, घोषणा पत्र में प्रकाशित किया, ठीक है। और इसमें बताया सभी को, इन्होंने क्या किया कि आप लोग क्या करें कि सभी मजदूर एक संगठन बनाए, एक हो जाएं, और क्या करें कि एक साथ मिलकर, ठीक ना, एक साथ मिलकर आप लोग जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा, मैं आगे समझाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इन्होंने जो प्रतिपादन किया है, जो सिद्धांत दिए, उसमें मैं सारी बात डिस्कस करूँगा, पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि समाज को, ठीक ना, कि जब तक आप एकजुट होकर, ठीक है, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोगों को आज़ादी नहीं मिल सकती, आपका अधिकार नहीं मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इनके विचारधारा थी, और ये जो घोषणाएं की थी, इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उस पर ये बात कही थी, ठीक है। मतलब मजदूरों को, ठीक ना, एकजुट होने की प्रेरणा इसमें दी गई थी। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट करते हुए, ठीक है, देखिए उन्होंने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया एंगल्स के साथ मिलकर। अब इन्होंने क्या किया, ठीक ना, इस बात को अच्छे से समझाने के लिए, आर्थिक आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक ना, अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सामाजिक आप लोग जानते हैं, ये हमारे समाज से संबंधित है, ठीक है। राजनीतिक, ठीक है, उस समय क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं थी और कैसी होने चाहिए, ठीक है, ये बात समझाने की कोशिश की, ठीक है। और इन्होंने जो भी मतलब विचार रखे थे समाज को, उसको स्पष्ट करने के लिए देखिए एक पुस्तक की रचना की थी सन 1867 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट करते जाइएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल की रचना की उन्होंने, ये देखिए ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दास कैपिटल की रचना किसने की। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये जो हाईलाइट किए जा रहे हैं, इसको आप लोग बढ़िया से, ठीक ना, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा, या स्क्रीन जो है, ठीक ना, आप लोग पॉज करके वीडियो को ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में पूरी तरीके से, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट करके लिखने की कोशिश की है और सटीक लिखने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, बड़े लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप लोग पूरे ये नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, अपने नोट्स में उतार लेते हैं, तो ये एक स्पष्ट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या किया। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। देखिए ये बहुत बड़ा ये जो पुस्तक थी, ये बहुत इम्पोर्टेंसी रखती है स्टूडेंट्स समाज में, ठीक है। इन्होंने बारीकी से अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश किया है इन्होंने, किस तरीके से, ठीक ना, राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए, लोगों को कैसा रहना चाहिए, और लोगों के बीच में सामंजस्य किस तरीके से स्थापित हो, इसको बताने की कोशिश की थी उन्होंने ये दास कैपिटल नामक पुस्तक में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रचना थी और समाज के लिए एक मतलब समझिए वरदान के रूप में ये पुस्तक साबित हुई। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं, ठीक है। ये तो उनकी विचारधाराएं जो थी, ठीक है, उनका जीवन था, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया था, ये था। अब देखिए उनके सिद्धांत क्या क्या थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, ठीक है। यहाँ पर जान लेते हैं स्टूडेंट जल्दी में, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, देखिए यहाँ पर द्वंद्वात्मक यानी कि दो मतों की, ठीक ना। भौतिकवाद, भौतिक मीन्स क्या समझते हैं, वही अर्थव्यवस्था से संबंधित है स्टूडेंट्स, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो भी यहाँ पर भौतिकवाद, ठीक ना, अर्थव्यवस्था जो था उसमें दो मतों में, ठीक है, विभाजित था, ठीक ना। और इस चीज़ के बीच की जो कड़ी थी, ठीक ना, अर्थव्यवस्था के बीच की जो कड़ी थी, उसको इसने इस सिद्धांत में, ठीक ना, बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की थी, और इनके बीच की जो तालमेल थी उसको इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने लगभग 5 सिद्धांत को दिया था। मैं बारी बारी सभी को डिस्कस कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मतलब जो दो मतों के बीच की, जो अर्थव्यवस्था के बीच की जो कड़ी थी उसको इन्होंने, ठीक ना, समझाने की कोशिश की थी अपने सिद्धांत के माध्यम से, भौतिकवाद के सिद्धांत के माध्यम से, है ना। चलिए अब दूसरा पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये सबसे बड़ी अगर देखी जाए बात, ठीक ना,
तो साम्यवाद विचारधारा जो था, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो साम्यवाद विचारधारा दिया था उसमें सबसे बड़ी कड़ी यही है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात की जा रही है। मैंने कहा था ना, जब मैंने वहाँ पर साम्यवाद समझा रहा था तो उसमें भी ये बात समझाया था। देखिए, ये वर्ग संघर्ष इसलिए कहा गया था, ठीक है, उन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में इसलिए कहा गया था कि जो ये हमारा समाज है, ठीक है, ये जो हमारा समाज है हमेशा से, ठीक है, दो वर्गों के बीच का ये संघर्ष है, ठीक है। एक तरफ जहाँ पूंजीपति है तो दूसरी तरफ, ठीक है, मजदूर और गरीब व्यक्ति है, ठीक है। इस तरीके से ये जो संघर्ष की स्थिति जो है, ठीक ना, अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई और ये दो वर्गों के बीच में, ठीक है, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, लगातार, ठीक ना, ये संघर्ष होती आ रही है अभी तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से, अपनी इस विचारधारा के माध्यम से समझाने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि जो समाज है, ठीक है, हमेशा दो वर्गों के बीच की ये संघर्ष है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने, ठीक ना, इस सिद्धांत के माध्यम से वर्ग संघर्ष के बारे में, ठीक ना, बताने की कोशिश की थी। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। अब देखिए ये क्या चीज़ है, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था। स्टूडेंट्स देखिए, इनका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था, ठीक है, कि ये जो घटनाएं घट रही है अर्थव्यवस्था के बारे में घट रही है, ठीक है, तो ये घटनाएं जो हो रही है, ठीक ना, ये ऐतिहासिक है, ठीक है, यानी कि जब से आदिम जाति हुए हैं, ठीक है, तब से यह घटना घटती आ रही है। ये भौतिकवादी घटना, ये भी अर्थव्यवस्था ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि लोगों के बीच में हमेशा ये ऐतिहासिक घटना घटती आ रही है, ठीक ना, वो भी किसके कारण, केवल पूंजी और पूंजी का जो साधन है उसके लिए हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। ये अब आगे मतलब इन्होंने कुछ मतलब इसको 5 भागों में विभाजित भी किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया, अलग अलग कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया था, जो आने वाले टॉपिक में मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में इसको समझा देता। आने वाले टॉपिक जो है उसमें मैं जब बताऊंगा, ठीक है, तो बढ़िया से उसमें डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, इतिहास की ये जो कहानी है, ठीक है, दो वर्गों के बीच में चली आ रही लगातार संघर्ष की कहानी है ये, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर इन्होंने विचारधाराएं प्रस्तुत किए थे, ठीक है, वो उन सभी कड़ियों को इतिहास के माध्यम से ये जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत को बांटा था, ठीक है, अपने सिद्धांत के दौरान, ठीक ना, वर्गों का जो विभाजन किया, जो काल का विभाजन किया था, वो उसी के आधार पर किया था। आदिम से लेकर अभी तक समाजवादी, ठीक है, समाज तक इन्होंने, ठीक है, डिफाइन किया था। और इनका छठा जो वर्ग था, ठीक है, वर्गहीन समाज, ठीक है, तो वो क्या था, वर्गहीन समाज की अभी आने वाले जो कड़ी है, ठीक है, वो आने वाला है समाज में, ये उन्होंने ऐसी विचारधारा को प्रस्तुत किया था। अब देखिए चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखिए ये बात समझने की आवश्यकता है। अब देखिए बस स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, ठीक है, डिस्कस किया था पिछले कंटेंट्स में कि मूल्य, जब भी कोई वस्तु का उत्पादन होता है उसकी एक लागत होती है, ठीक है, और उस लागत में, ठीक है, कुछ फायदा को जोड़कर, ठीक ना, उस वस्तु की एक मूल्य आती है। यानी कि वस्तु का जो लागत है, लागत और प्लस लाभ, ठीक है, ये उस वस्तु के मूल्य को निर्धारण करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाभ और जो उसकी उत्पादन का जो, ठीक ना, खर्च होता है, उसको जोड़ने से उस वस्तु की एक्चुअल जो वास्तविक मूल्य होता है वो निर्धारित किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ सरकार के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, ठीक है। वो क्या करती है सरकार, उन सेवाओं के बदले में, ठीक ना, कुछ अतिरिक्त, ठीक है, जिसके हम लोग टैक्स के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो ये अतिरिक्त मूल्य हो गया, उस पर वो अलग से देना पड़ता है उस वस्तु में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बताइए, इन्होंने कहा कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये सरकार जो है, ठीक ना, ये अत्यधिक लेती है,
ठीक ना। सरकार को ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आगे समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसलिए तो इन्होंने सरकार को ही हटाने की बात कही थी, शासन व्यवस्था को ही हटाने की बात की थी। शासन व्यवस्था वाले क्या कहते हैं, सरकार वाले क्या कहते हैं कि नहीं, ये सारे हमारे निगरानी में हो रहा है, हम इसकी जो भी वस्तुएं हो रही है, ठीक ना, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वो हमारे निगरानी में हो रहा है, हमारे सुरक्षा में हो रहा है। इसीलिए आपसे, ठीक है, इसको, ठीक ना, टैक्स के रूप में हम लोग क्या करेंगे, अतिरिक्त मूल्य के रूप में, ठीक है, आपको कुछ हमको मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो अब बताइए स्टूडेंट्स, जो वस्तु मान लीजिए 5 रुपये, 2 रुपये लागत हुई, 3 रुपये उसने फ़ायदा जोड़ा, अब इसने और अतिरिक्त जब मूल्य उसमें निर्धारित कर दिया, तो बताइए उस वस्तु का मूल्य अत्यधिक बढ़ेगा कि नहीं, और जब समाज में आएगा तो सीधे दुगना तिगुना उसका दाम बढ़ेगा कि नहीं। अब बताइए दुकानदार के पास आएगा तो वो भी फ़ायदा जोड़ेगा, तो आते आते वो वस्तु, ठीक है, कितनी महंगी हो जाएगी। तो इसलिए, ठीक ना, अब पांचवा जो हमारा पॉइंट है इसमें स्पष्ट हो जाएगा। वो देखिए, राज्यहीन व वर्गहीन, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग, यहाँ पर वर्गहीन होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइपिंग कर देता हूँ इसको। यहाँ पर वर्गहीन होना चाहिए, वर्गहीन। अरे एक मिनट, वर्गहीन आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्गहीन वर्गहीन समाज की स्थापना। देखिए, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। देखिए, मैंने अभी तो बताया यहाँ पर ये अतिरिक्त जो मूल्य लग रहा है ये राज्य खाता है, ठीक है, इसलिए इसने हमेशा से, ठीक है, राज्य जो है, ठीक है, उसका विरोध किया था। उसने जड़ से ही इसे खत्म करने की बात कही थी। साम्यवादी विचारधाराएं ही ऐसी थी जो राज्य को एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कोई शासन नहीं होना चाहिए, सीधे जनता के हाथों में इसका नियंत्रण, जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो भी लाभ हो रहा है, उसमें सीधे जो समाज के लोग हैं, ठीक ना, उसका उसमें भागीदारी होनी चाहिए, उनमें उन लोगों का अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए ये राज्यहीन, यानी कि कोई शासन ही नहीं हो, कोई सरकार नहीं हो, सीधे जनता के पास इसका अधिकार हो, ठीक है, इसलिए ये राज्यहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। राज्य का कोई इसमें दायित्व ही नहीं है। और वर्गहीन, अभी तो मैंने बताया इसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग, ये वर्गहीन समाज की परिकल्पना करता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, सभी को समान हक रहे, ठीक है, उच्च और नीच जाति का कोई भेदभाव नहीं हो, यही वर्गहीन समाज, यानी कि ऐसे समाज की व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सभी का जो अधिकार हो, सभी का लक्ष्य जो हो वो समान हो। तो ये विचारधारा, ये सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट्स? कार्ल मार्क्स की ये सिद्धांत है। उन्होंने ये विचारधारा को प्रतिपादित किया था और समाज में ये बात को समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से यदि हम लोग समाज में, ठीक ना, इन सभी जो भी यहाँ पर मैंने बताया है स्टूडेंट्स, यानी इन बातों पर विचार किया जाए तो समाज को एक सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से, ठीक ना, समाज की सुदृढ़ता को कायम रखा जा सकता है और एक वर्गहीन समाज और राज्यहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, जो भी मैंने यहाँ पर बातें लिखी इसे शॉर्ट टाइप करके मैंने आंसर लिखा है। आप लोग यदि और विस्तार से चाहते हैं तो बुक को आप लोग देख सकते हैं, उसमें से और कुछ बातें यहाँ पर जोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो ये कंटेंट्स उपलब्ध कराई है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये काफ़ी है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। फिर भी आप लोगों को कमी बेसी लगता है तो आप लोग बुक से उसको ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कंटेंट्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को यह कंटेंट्स अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो लेते हैं आपसे विदा स्टूडेंट्स,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले कंटेंट्स में फिर से मुलाकात होगी और ज़बरदस्त टॉपिक होगी। अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त होने वाली है स्टूडेंट्स, तो अगला कंटेंट्स भी देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं।